हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। और गाइस, कल की क्लास में हमने पढ़ा था परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री क्या होता है? स्टोइक्योमेट्री सिंपली टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर बना होता है? टू ग्रीक वर्ड्स। एक जो होता है वो है स्टोइकियन और जो सेकेंड होता है वो है मेट्रॉन। स्टोइकियन का मीनिंग होता है एलिमेंट्स, या फिर हम मैटर भी बोल सकते हैं, मैटर, ठीक है। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर करना, ठीक है। मतलब स्टोइकियोमेट्री का मीनिंग हो गया कि एलिमेंट्स को मेजर करने का जो काम करता है वो क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री। अब बच्चों क्या होता है, हम किसी भी मैटर को मेजर करेंगे तो उसमें क्या मेजर करेंगे? किसी भी एलिमेंट्स को, या फिर कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल इक्वेशन है हमारे पास, उसमें हम किसी भी एलिमेंट्स को मेजर करेंगे तो हम उसमें क्या देखेंगे? या तो देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, या उसका मास कितना है, या उसका वॉल्यूम कितना है। यही सब हम देख सकते हैं एक इक्वेशन में। तो स्टोइकियोमेट्री की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये क्या करता है? इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस। ये किसकी कैलकुलेशन करता है? मास की। sometimes volume also, कभी कभी वॉल्यूम की भी कैलकुलेशन करता है। ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या है? इजी वे में समझेंगे। इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस। यह एक केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट जो होता है, उसमें मासेस जो होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उसकी क्या करता है? कैलकुलेशन। मासेस के साथ साथ में कभी कभी वॉल्यूम की भी कैलकुलेशन यहाँ पे होती है। अब बच्चों, इससे पहले हमें ये समझना होगा स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। वैसे तो सब लोग पढ़ के आए हैं क्लास 9th या 10th में कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, पर मैं एक बार फिर से अच्छे से क्लियर कर लेती हूँ जिन लोगों को नहीं पता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन का सिंपल सा मीनिंग है पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, ठीक है। पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, यही क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम है, मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। तो इससे हमारे पास बन रहा है HCl, ठीक है। हाइड्रोजन के दो एटम मिलके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना रहा है, क्लोरीन का दो एटम मिलके क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बना रहा है, और हमारे पास क्या आ रहा है? HCl, ठीक है। अब बच्चों, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे ये जो बॉन्ड है क्या हो रहा है? टूट रहे हैं या ब्रेक हो रहे हैं, और यहाँ पे बॉन्ड का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है? सब लोग जानते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। जो ये एरो है उसके लेफ्ट साइड पे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स। एंड जो राइट साइड पे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो एक केमिकल इक्वेशन है वो स्टार्ट जहाँ से हो रही है वही क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। और जहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन एंड होती है वही क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट्स। क्लियर है बच्चों इतना? रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, और एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इसी से हम आगे बढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होती है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है? टू टाइप्स की। एक तो होती है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है HCl का, ये क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। कैसे अनबैलेंस्ड हुई?
बच्चों सब लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ पहले की क्लास में मैंने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से समझा था कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ क्या कहता था कि मैटर जो होता है या मास जो होता है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब उस मैटर को मास या फिर एटम भी हो सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, ठीक है। क्लोरीन के कितने एटम है, 2 एटम है। लेकिन जो प्रोडक्ट में हमारे पास मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन का 1 एटम और क्लोरीन का 1 एटम। मतलब यहाँ पे रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, बैलेंस बनाना है, बैलेंस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ मैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के 2 एटम हो जाएंगे प्रोडक्ट में, जो यहाँ पे भी रिएक्टेंट में 2 है हाइड्रोजन के एटम। और क्लोरीन के ये 2 क्लोरीन से भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्लोरीन से मल्टीप्लाई होने पे यहाँ पे भी क्या है, क्लोरीन के 2 एटम, ठीक है बच्चों। तो ये क्या कहलाती है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है बच्चों, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। स्टोइकियोमेट्री को पढ़ने से पहले उसमें सबसे पहली स्टेप जो आएगी वो आएगी बैलेंस करना इक्वेशन को। इसीलिए मैं समझा रही हूँ कि एक इक्वेशन जो होती है उसको बैलेंस किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सबसे पहला जो काम होगा वो होगा किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस किस प्रकार से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहा है, अमोनिया, ठीक है। ये भी आप लोगों के सामने एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिख रही है, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों, NH3। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम हो गए। अब इसको बैलेंस करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 एटम है और यहाँ पे 2 एटम है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे N2 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या बैलेंस हुआ यहाँ पे, नहीं हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन के जो एटम है वो कितने हो गए, यहाँ पे 3 2 6 हो गए और यहाँ पे तो हमारे पास ओनली 2 है। तो इसके लिए मैं करूंगी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 क्या हो गया 6 और यहाँ पे भी 6। ये क्या हो गई, एक बैलेंस रिएक्शन या बैलेंस इक्वेशन। तो बच्चों क्लियर हो गया कि किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन के द्वारा आगे बढ़ते हैं कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ रिएक्शन इन विच 16 ग्राम मीथेन, a reaction in which 16 gram methane react with 64 gram oxygen to form CO2 and H2O. Find number of moles of CO2 and H2O form. यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, और रिएक्शन इन विच 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या मीथेन रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म कर रही है, CO2 एंड H2O। हमको यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एंड H2O। नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले आप लोगों को पता ही है, पहले मैंने पढ़ाया था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। हमारे पास क्या है, मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला है CH4 प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, क्या फॉर्म कर रही है, CO2 एंड H2O। यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट लिख दिए और प्रोडक्ट क्या आ रहा है वो भी लिख दिया। अब इस रिएक्शन को क्या करेंगे, हम बैलेंस बनाएंगे, बैलेंस इक्वेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कार्बन का 1 एटम है और यहाँ पे भी कार्बन का 1 एटम है, तो मतलब कार्बन बैलेंस है। फिर देखेंगे हम हाइड्रोजन के 4 एटम है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है ओनली, तो यहाँ पे क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, H4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए प्लस
ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो गया ऑक्सीजन के 4 एटम। तो इसके लिए क्या करूंगी, रिएक्टेंट में 4 है ऑक्सीजन के एटम, तो सॉरी प्रोडक्ट में 4 है, तो यहाँ पे भी हमको 4 बनाने होंगे, इसके लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगी। तो ये हो गया एक बैलेंस इक्वेशन। समझ में आ गया बच्चों मैंने किस प्रकार से एक इक्वेशन को बैलेंस किया। तो स्टोइकियोमेट्री समझने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो रिएक्शन है उसको क्या बनाएंगे हम, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, नंबर 2 स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जो दिख रहा है 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे CO2 के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या हो गया 1। 0 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करने पे 0 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, ये है स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। इनको क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री मेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये क्या बताते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो अब ये रिएक्शन क्या बोल रही है कि 1 मॉलिक्यूल मीथेन का ऐड होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या फॉर्म हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आ गया। 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन जब रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बन रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। अब 1 मॉलिक्यूल को मैं 1 मोल भी लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या बोलूंगी मैं, 1 मोल जो है वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, जिससे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है एंड 2 मोल ऑफ क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है कि इस मोल 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने पढ़ाया था पहले, 1 मोल को या तो हम लिख सकते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर या हम लिख सकते हैं मोलर मास के बराबर। ठीक है, सब लोगों को पता है 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, या तो होता है मोलर मास, या क्या होता है एवोगैड्रो नंबर जो था 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23, जिसको हम NaB बोलते हैं। ठीक है, तो 1 मोल किसके इक्वल है, मोलर मास के। तो यहाँ पे जो मोलर मास है मीथेन का वो कितना हो गया बच्चों, मोलर मास ऑफ मीथेन, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मोलर मास ऑफ मीथेन कितना आ गया। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और हाइड्रोजन कितने हैं एटम इसके 4, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, सब लोग जानते हैं। तो 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 मोल इज इक्वल टू 16 ग्राम भी लिख सकती हूँ मैं। यहाँ पे इसका मोलर मास निकालेंगे जब, तो आएगा ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा 232। ठीक है, 32 का वापिस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके 2 मोल दे रखे हैं, तो 64 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा इसका मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम एंड वाटर मॉलिक्यूल का आ जाएगा 36 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने 1 मोल प्रेजेंट है तो उसके मोलर मास के बराबर ही ये हुआ मीथेन। तो ऑलवेज बच्चों क्या होगा, जो रिएक्टेंट का मोलर मास होगा ऑलवेज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट के मोलर मास के, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ऑलवेज ध्यान रखना। और अगर आप लोगों का ये सेम नहीं आ रहा, मतलब आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, अब जो 1 मोल होता है या तो मोलर मास के बराबर होता है या किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो यहाँ पे हम एक और लिख सकते हैं, एक पॉइंट तो हो गया मॉलिक्यूल वाला, एक हो गया मोल, थर्ड हो गया मोलर मास एंड फोर्थ हम क्या लिख सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या हो गया 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है। अब यहाँ पे 2 मोल दे रखे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, मतलब यहाँ पे मैं Na लिख लूं। ठीक है,
यहाँ पे 1 मोल है मतलब Na, और यहाँ पे 2 मोल है मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय Na। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम स्टोइक्योमेट्री। मतलब एक इक्वेशन से हम इतनी सारी चीजें निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है, और वॉल्यूम कितना है, ये सब हम निकाल सकते हैं। और वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं हम। 1 मोल इज इक्वल टू होता है 22.7 लीटर। अब इसको इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 मोल है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 45.4 लीटर, इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। यहाँ पे 1 मोल प्रेजेंट है तो 22.7 लीटर, एंड यहाँ पे 2 मोल है तो 45.4 लीटर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन CO2 एंड H2O फॉर्म। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, इसमें 1 है और इसमें 2 है। नंबर ऑफ मोल्स के साथ साथ में मैंने ये भी बता दिया कि मोलर मास कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होंगे। तो मतलब एक उसके सहायता से हम एक नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हो या फिर मोलर मास कुछ भी प्रेजेंट हो तो उसके द्वारा इतनी सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया स्टोइक्योमेट्री क्या होती है, किसी भी एक रिएक्शन जो होती है उसको बैलेंस कैसे करते हैं, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स किस प्रकार से निकालते हैं, ये सब। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके द्वारा आपको इजीली और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न्ड। हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है 2C4H10 जो कि ब्यूटेन, 13O2 8CO2 प्लस 10H2O। ठीक है, ये हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, ब्यूटेन ऑक्सीजन 13O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 8 मोल ऑफ CO2 एंड 10 मोल ऑफ H2O। ठीक है, इजी। 2 मोल ऑफ ब्यूटेन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 13 मोल ऑफ O2 के साथ, जिससे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन रहा है, 10 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले क्या देखेंगे हम, हमको क्या दे रखा है, 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का ग्राम में दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, मोलर मास। ब्यूटेन का मोलर मास दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो जो है, ये तो हमको स्टोइक्योमेट्री से पता चला कि किस प्रकार से है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे बाय द गिवन मास जो दे रखा है और मोलर मास के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सब लोगों को पता है, क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कोई भी क्वेश्चन जो आएगा उसमें सबसे पहले हम निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब गिवन मास कितना दे रखा है, ब्यूटेन का गिवन मास दे रखा है 5.8 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमको मोलर मास निकालना है। ब्यूटेन का मोलर मास कितना होता है, C4H10, कार्बन का 12 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे हो गया 8 4 प्लस 10 58। ठीक है, ये क्या हो गया, मोलर मास। 5.8 डिवाइडेड बाय 58 ग्राम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो आ गए वो आ गए 0.1 मोल। ठीक है, क्लियर इतना। नंबर ऑफ मोल्स किस प्रकार से निकाले, तो अब हमको क्या निकालना है, CO2 का जो है वो मास निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 मोल, जब हमारे पास ब्यूटेन है तो हमारे पास क्या बन रहा है, 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इजी। जब हमारे पास 2 मोल ऑफ ब्यूटेन प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या आ रहा है, 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब 1 मोल ब्यूटेन प्रेजेंट होगा तो कितने मोल बनेंगे, इसका डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 4 मोल। अब जब हमारे पास 0.1 मोल है ब्यूटेन का, हमने निकाला जब गिवन मास और मोलिकुलर मास से कि 0.1 मोल दे रखा है ब्यूटेन का, तब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल टू 0.4 मोल। ठीक है, क्लियर हो गया।
जब हमारे पास 0.1 मोल दे रखा है ब्यूटेन का, तो हमारे पास जो मोल आए वो कितने आए, 0.4 मोल। लेकिन हमारे पास, हमको जब नंबर ऑफ मोल्स पूछा है तो हमारी वैल्यू ये आ गई, लेकिन हमको क्या पूछा है, CO2 का मास पूछा है। तो अब हमारे पास जब नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और हमको मास पूछा है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, 0.4 इज इक्वल टू गिवन मास कितना है, गिवन मास ही तो हमें निकालना है, हमको क्या पूछा है, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, गिवन मास। एंड मोलिकुलर मास तो हम निकाल सकते हैं, CO2 का निकालेंगे मोलिकुलर मास। तो CO2 का मोलिकुलर मास क्या हो गया, 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16। तो 12 प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 32 एंड आ गया हमारे पास 44। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो गिवन मास की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.4 मल्टीप्लाई बाय 44 एंड योर फाइनल आंसर इज 17.6 ग्राम। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया किस प्रकार से हमने मास को फाइंड किया। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे जब हमको दे रखा होगा उसका गिवन मास। मोलिकुलर मास हम निकाल सकते हैं, तो हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल। अब जब हमारे पास 2 मोल प्रेजेंट थे तो हमको 8 मोल ऑफ CO2 मिल रहा था, तो 1 मोल के लिए हमने निकाल लिया 4 मोल। फिर हमारे पास क्या आ गया, 0.1 मोल के लिए क्या आ गया, 0.4 मोल। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 0.4 मोल आ गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो उसके लिए वापस से ये फॉर्मूला रखा और हमने इसमें सबकी वैल्यू रख ली, जिसको निकालना है, गिवन मास निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 17.6 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो सारे क्वेश्चंस इसी प्रकार से होते हैं। आपके बुक में जो भी क्वेश्चन दे रखे होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और गाइस, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय गाइस।